कल हम यहां पर आकर के आ गए थे, हमने कहा धातु, अधातु और उपधातु, और हम कह रहे थे कि हमने कहा कि सारी धातुएं ठोस, हमने देखा वो सब छोटा सा एग्जाम्पल, एक चीज और एक बात बताता हूं तो तुमको कि धातुएं पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। देखो हमारी स्कूल्स में जो घंटी है, हमारी स्कूल में जो घंटी है, वो घंटी भी क्या है, एक धातु है, और उसको बजाते हैं तो एक स्पेशल प्रकार की ध्वनि आती है। अब एक शब्द आ रहा है इसमें कि सुचालक और कुचालक, दो चीजें हैं। एक शब्द है सुचालक और एक शब्द है कुचालक। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर इनको कहते हैं। सुचालक मतलब चालक और सु के साथ जुड़ा, जो आसानी से अपने में से किसको करंट फ्लो होने दे, ऊष्मा को परिवर्तन, जो अपने में से ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने दे, या करंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने दे, इस प्रकार की धातुओं को हम सुचालक कहते हैं। और जिनमें हम क्या करते हैं, कुचालक, वे धातुएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं हो सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं तुमको समझाऊं बेटा। हमारे दैनिक जीवन में भी घर में मम्मी रोटी बनाती है तो तवा होता है, तवे के पीछे लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। या तुमने देखा होगा कि जो लाइनमैन लाइट ठीक करता है, और लाइट ठीक करता है तो जो पेचकस उसके पास होता है, उसके पीछे से प्लास्टिक जो पकड़ने के लिए जो लगाया जाता है, वो प्लास्टिक लगाया जाता है। क्योंकि जो हमारे पास तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं वो क्या है, एक धातु है, आयरन है, और धातुएं क्या होते हैं, ऊष्मा को पा करके क्या होने लग जाती है, गर्म हो जाती है। तो हमारा ऊष्मा गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो धातु क्या है, सुचालक है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह करेगा। और अगर हम उस पर लकड़ी का हत्था लगा देते हैं तो लकड़ी का हत्था लगाने से क्या हो जाएगा, उसमें लकड़ी क्या है, अपने आप में कुचालक, वो अपने आप में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देती है। तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देगी तो लकड़ी क्या नहीं होगी, गर्म नहीं होगी। वैसे ही अगर हम विद्युत का काम कर रहे हैं, लाइट का काम कर रहे हैं, पेचकस के आगे जो हमारे पास आयरन है, धातु है, वो क्या करेगी, वो करंट को फ्लो करेगी अपने आप में। लेकिन उसके पीछे अगर हम जब प्लास्टिक लगा लेंगे तो प्लास्टिक क्या है, अपने आप में विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक क्या अपने आप में विद्युत का कुचालक है, तो वो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देगा, और जो हम बिजली का काम कर रहे हैं हम पे करंट नहीं लगेगा। ये तो बहुत छोटी क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जब यहां पर बात आ रही है धातु, अधातु और उपधातु, एक बात याद रखना कि धातुएं हमेशा ठोस होती हैं, आघात वर्णनीय होती हैं और चमकीली होती हैं। एक चीज और है, धातुएं क्या होती हैं, चमकीली भी होती हैं। तो देखो धातुएं हमारे पास, हमने जनरल सी धातुएं जिनका हम यूज करते हैं, देखो लोहा Fe सब जानते हैं, Au सब जानते हैं, Ag सब जानते हैं, Cu, ये सारी क्या है हमारे पास धातुएं, और सब क्या है, तत्व है। सब क्या है, तत्व है। तो इनकी मुख्य पहली विशेषता तो क्या होगी इनकी, कि धातुएं सभी क्या होंगी, ठोस होंगी। दूसरा, विद्युत की सुचालक होंगी। तीसरा, पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास अधातु। देखो अब अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती हैं। जो अधातु है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, और विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। सिर्फ एक धातु ऐसी है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अब बात आ रही है भैया, एक चीज अब और क्लियर करते हैं कि धातुएं और क्यों सुचालक होती हैं और अधातुएं क्यों सुचालक नहीं होती। देखो बच्चों, एक चीज याद रखो कि कभी भी किसी भी धातु में ऊष्मा या विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो माना अगर ये धातुएं विद्युत की सुचालक हैं तो इसमें धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अधातुएं जो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और ग्रेफाइट क्यों सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो दो चीजें अपने दिमाग में याद रखना कि सिर्फ कौन कौन सी दो धातु हैं, Hg पारा, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, और सोडियम इतनी सॉफ्ट धातु होती है कि हम उसको चाकू से भी काट सकते हैं। और अधातु क्लियर हो गए, ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती हैं, विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, कुचालक होती हैं, और
पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्टेड ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। और कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट क्यों विद्युत का सुचालक होता है, तो उसका हम लिखेंगे क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत धारा की सुचालक होती है। अब बात एक चीज और याद रखना अपने सामान्य ज्ञान के लिए कि बेटा इलेक्ट्रॉन, माना मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई मेरे पास धातु है और इस धातु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, इलेक्ट्रॉन माना ए से बी की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, तो हमेशा जो विद्युत धारा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर अगर जा रहे हैं तो विद्युत धारा बी से ए की ओर बढ़ेगी। ठीक, तो अब धातुएं क्लियर हो गया कि विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उपधातु या धातुआन वे पदार्थ होते हैं या वे धातुएं होती हैं जिनमें धातुओं के भी और अधातुओं के भी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, धातुओं के भी और अधातुओं के भी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दो धातुएं हैं जिनमें क्या होता है कि धातुओं के समान और अधातुओं के समान दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों अब ये क्लियर हो गया। तत्व भी तीन प्रकार से बन गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हमारे पास है यौगिक, दूसरी चीज है अब हमारे पास यौगिक। अब पहली परिभाषा तो बनती है कि यौगिक कहते किसे हैं, यौगिक कहते किसे। तत्व तो क्लियर हो गया कि एक समान प्रकार के परमाणुओं से जिनका निर्माण होता है वो तत्व कहलाते हैं। अब बात आ रही है यौगिक। यौगिक को हमने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यौगिक, पहले यौगिक किसे कहेंगे। देखो यौगिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण होता है। अनुपात मैं बता दूं तुमको, माना CO2 है, CO2 एक चीज, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, हम किसी भी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा CO2 ही प्राप्त होगा, चाहे वो हम धुएं से प्राप्त करें चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों से प्राप्त करें। तो यौगिक का निर्माण क्या होगा, तत्वों के निश्चित अनुपात से, माना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो किसी भी विधि से बने, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, हमेशा समान होगा। माना H2O है, H2O हमको देखो कई प्रकार से मिलता है पानी, वर्षा के जल से मिलता है, नदियों से मिलता है, लेकिन जहां भी मिलेगा हमेशा H2O ही होगा। वो पानी का एक निश्चित अनुपात होगा, यौगिक मतलब तत्वों के माना 1:8 में ही हमेशा प्राप्त होगा। तो यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक भी हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक ये दो चीजें मुख्य रूप से यौगिक भी दो प्रकार से होते हैं। अकार्बनिक यौगिक हमको मुख्य रूप से खनिजों से और चट्टानों से, हम कह सकते हैं कि हमको जो अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। हमको खनिजों से अकार्बनिक यौगिक मिल सकते हैं, हमें जो है चट्टानों से अकार्बनिक यौगिक मिल सकते हैं, ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से पेड़ जीवन से, जैविक पदार्थों से हमको क्या मिलते हैं, कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो जैविक यौगिक देखिए मैं कह रहा हूं पेड़ पौधों से मिल सकता है, मनुष्यों से मिल सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सभी बच्चे इसको जानते होंगे, C6H12O6 जिसको हम चाय के साथ हमेशा यूज करते हैं, शुगर सॉरी ग्लूकोज।
तो ये यौगिक अपना देखो, तो लेकिन ये किसी भी रूप से हम प्राप्त करेंगे ग्लूकोज को, तो लेकिन उसमें कार्बन 6 परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के 12 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होंगे। तो मुख्य रूप से यौगिक की क्लियर सी बात होगी कि यौगिक हमेशा तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से हमको खनिजों से, चट्टानों से प्राप्त होते हैं, और जबकि कार्बनिक यौगिक हमको पेड़ पौधों से और जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, और मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। इनको हम दूसरे रूप से हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। मुख्य रूप से इनका जो कार्बनिक यौगिक है, इनकी जो संरचना होगी वो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, और उसमें कुछ रूप से अन्य अधातुएं हैं। अधातुएं मैंने वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव्य भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है, के संयोग से अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो ठीक है बच्चों, अब तत्व और यौगिक दोनों चीज क्लियर हो गई। तत्व भी हमने कह दिया कि तत्व एक समान परमाणु के संयोग से निर्माण होता है, और तत्व भी 3 प्रकार से होते हैं, धातु, अधातु और धात्वान या उपधातु। और यौगिक समान प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात के संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक भी 2 प्रकार से बनता है, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, अकार्बनिक यौगिक हमको चट्टानों से, खनिजों से प्राप्त होता है, कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधों से या जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास, अब हमारे पास है मिश्रण, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब है हमारे पास मिश्रण। अब हमने यौगिक की बात करी, एक छोटा सा उदाहरण दो बच्चों तुमको। अगर हम घर में हैं, हम देखेंगे अगर हम पानी लें और पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाएं, तो हम देखते हैं कि अगर हम उसको हिलाएंगे तो एक समय तक तो जो है चीनी उसमें पूरा घुलती रहती है। हम अगर उसको देखेंगे तो हमें कहीं चीनी अलग से नहीं दिखेगी। या जनरल से आप लोग समझ लो कि अगर हम चीनी की जगह पर अगर मिट्टी मिला दें तो तुमने देखा होगा मिट्टी नीचे सतह बना लेगी और पानी ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम चीनी मिलाते हैं तो चीनी मिलाने के बाद हमें एक समय तक, ऐसा नहीं कि लगातार, कुछ समय तक जो चीनी है और पानी अगर हम देखेंगे तो हमें चीनी का कण कहीं पर नहीं दिखाई देता है। तो देखो, मिश्रण और यौगिक में मुख्य वही अंतर है कि मिश्रण, यौगिक जो होता है निश्चित अनुपात में तत्वों का निश्चित अनुपात संयोग करता है, और मिश्रण में जो है किसी भी निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करता है। और मिश्रण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों, समांगी मिश्रण जहां पर मैंने देखो, अब मिश्रण में भी 2 चीजें होंगी, वो तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन कि कोई भी अगर देखो, एक शब्द आता है हमारे पास बिलियन, बिलियन। वैसे देखा जाए तो समांगी मिश्रण हमेशा बिलियन बनाता है। अब बिलियन क्या चीज है? बिलियन, बिलियन देखो, कोई भी बिलियन है। माना एक छोटा सा उदाहरण, माना मैंने तुमसे कहा कि मैंने चीनी ली और पानी लिया, ये 2 चीज ली और इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया? हमारा एक बिलियन बन गया। लेकिन बच्चों, ये बिलियन तो बन गया, लेकिन इसमें चीनी को हम अलग नाम से जानते हैं और पानी को हम अलग नाम से जानते हैं। चीनी है इसमें विलेय, चीनी क्या है इसमें? विलेय। और पानी क्या है इसमें? विलायक। तो देखो, किसको हम विलेय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे? विलायक जिसमें घोला जाता है। विलायक क्या है? जिसमें घोला जाता है, और विलेय जिसको घोला जाता है। तो देखो, हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, है ना? तो चीनी क्या हो गया हमारे पास? विलेय। और पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? विलायक। तो हमेशा किसी भी विलयन का जब निर्माण होता है, विलयन द्विअंगी हो सकता है, त्रिअंगी हो सकता है, लेकिन उसमें एक विलेय और एक विलायक अवश्य होगा। तो विलेय धन विलायक जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। और ये विलयन भी 2 प्रकार से बनते हैं। देखो, मैं एक चीज और क्लियर, जब थोड़ा क्लियर कर दूं, विलयन पर ही बात कर लूं, उसके बाद मिश्रण पे बात करेंगे। विलयन में कह रहा हूं कि 2 प्रकार से विलयन की बात कर रहा हूं मैंने कहा कि ये है हमारे पास 2 कंडीशन है। अगर विलेय इज ग्रेटर देन विलायक, विलेय
इज ग्रेटर देन, अभी समझाऊंगा क्या है। और दूसरा है अगर विलेय इज लेस देन विलायक, दो शब्द हैं इसमें। जब बेटा ये टॉपिक आ गया तो उसको हम चाह रहे क्लियर कर लें कि सांद्र विलयन और तनु विलयन भी हम किसको कहते हैं। विलयन तो क्लियर हो गया, मिश्रण अलग चीज है और विलयन मिश्रण में हम कोई निश्चित अनुपात नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जहां भी मिश्रण समांगी मिश्रण बने चाहे विषमांगी मिश्रण बने, इसमें भी दो चीज होंगी, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। अब बात कर रहे हैं कि हमने माना दो प्रकार के विलयन लिए, एक में हमने क्या किया, विलेय की मात्रा अधिक रखी और विलायक की मात्रा कम रखी। एक में हमने क्या किया, विलेय की मात्रा कम रखी और विलायक की मात्रा अधिक रखी। तो इस प्रकार का विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, इसको हमेशा हम कहते हैं सांद्र विलयन। इसको कहते हैं हम सांद्र विलयन। और जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, इसको हमेशा कहते हैं हम तनु विलयन। कक्षा 12 वाले तो खैर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे होगा, लेकिन मैं सामान्य जानकारी अभी रसायन विज्ञान की दे रहा हूं आपको, कुछ फंडामेंट्स आप लोगों को क्लियर कर लूं। ये चीजें हमें कई बार बातें याद आएंगी। मैं देखता हूं कि काफी आगे जाकर के भी बच्चा जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण को बहुत क्लियर नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपनी शुरुआत पहले जो हमारे छोटे छोटे शब्द हैं इनको बच्चे क्लियर कर लें। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी, मैं विलयन पर थोड़ा भटका था, टॉपिक से अलग गया था, लेकिन बेटो विलयन क्लियर से हो गया। विलेय और विलायक को जब हम आपस में मिला, अब वो विलयन जो है समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी। अब बात कर रहे थे, अब विलयन क्लियर हो गया। और सांद्र और तनु विलयन, ये बच्चे चाहे तो उसको नोट कर लेना हमेशा के लिए कि जहां पर विलेय की मात्रा अधिक, क्योंकि अभी जब हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे, हमें प्रैक्टिकल करने होंगे, तो वहां लिखा रहता है सांद्र विलयन और तनु विलयन। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि सांद्र विलयन में हमेशा विलेय की मात्रा अधिक होगी और तनु विलयन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होगी। अब बात आ रही मिश्रण। तो देखो जब हमने यौगिक की बात की थी तो हमने कहा था, यौगिक में हमने यौगिक की बात में कहा था, हमने कहा भाई यौगिक क्या होता है, जब माना निर्माण होता है तो एक समान यौगिक का निर्माण जो है, जो तत्व क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। लेकिन जब मिश्रण का निर्माण होता है तो इसमें जो तत्व होते हैं वो समान आयतन में समान एक निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। कौन? मिश्रण। अब दो प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हमने वही बात की थी कि जहां पर समांगी मिश्रण मतलब संगठन, नमूने का जो संगठन है वो क्या होगा, समान होगा। नमूने का संगठन मैंने जहां पर विलेय भी होगा, मैंने वही उदाहरण दिया था तुमको, चीनी। अगर कभी आप लोग घर में कर सकते बेटा, तुम क्या करेंगे, अगर चीनी डाली तो एक समय तक चीनी घुलेगी इसमें पूरा, और धीरे धीरे क्या होगा, अगर तुम चीनी की मात्रा बढ़ाते रहोगे तो चीनी घुलेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, वो नीचे उसके सतह पर इकट्ठा होने लग जाएगी। तो तब जब तक वो सतह पर इकट्ठी नहीं हो रही है तब तक वो, अगर वो मिश्रण है तो वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। मतलब जो दोनों घटक है उसमें विलेय भी और विलायक भी समान प्रवृत्ति का होगा। ठीक है ना, विलेय और विलायक दोनों आपस में घुल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कह रहे हैं कि क्या स्थिति आ जाएगी कि वो नीचे बैठने लग जाएगा, चीनी जो है घुलना बंद हो जाएगी और सतह पर लगने लग जाएगी। तो वो समय कैसा, सीधी सी बात है कि जहां पर दोनों घटक समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और जहां पर दोनों घटक विषमांगी होते हैं मतलब समान प्रावस्था में नहीं होते हैं, कैसे मिश्रण कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। और इसमें एक अंतिम टॉपिक है बेटा, मैं अंतर जानना चाहूंगा आप लोगों से भी, और आप लोगों को क्लियर कर लेता हूं कि यौगिक और मिश्रण में मुख्य अंतर क्या है। यौगिक और मिश्रण में मुख्य अंतर क्या है, यौगिक और मिश्रण में मुख्य अंतर क्या है। पहला कि एक यौगिक के घटक, मैंने कहा ना यौगिक का निर्माण क्या होता है, हमेशा तत्वों से होता है, और तत्व जो यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है, और तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। देखो पहली चीज, यहां पर जो घटक होते हैं, घटक हमेशा क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। घटक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। और मिश्रण में क्या कहा था बच्चों मैंने, कि मिश्रण में घटक निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। घटक क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करते हैं।
संयोग नहीं करते हैं। पहला अंतर, जो पहली इसकी परिभाषा भी है कि जो है ये निश्चित अनुपात में होंगे और ये किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। दूसरी बात कि यौगिक हमेशा समांगी प्रवृत्ति के होते हैं। सारे यौगिक जितने भी होंगे हमेशा कैसे होंगे? समांगी प्रवृत्ति के होंगे। और मिश्रण, मैंने वैसे भी कहा था कि मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। मिश्रण क्या हो सकता है? मिश्रण समांगी हो सकता है और नहीं भी। हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। देखो समांगी प्रवृत्ति का हो सकता है और ये जरूरी है जो है समांगी ऑब्लिक विषमांगी दोनों प्रवृत्ति का हो सकता है। विषमांगी दोनों प्रवृत्ति का हो सकता है। दूसरा करेक्टर भी हो गया। ठीक हो गया कि देखो पहला तो हो गया कि निश्चित अनुपात में संयोग अगर करेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा और निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करेंगे तो मिश्रण बनेगा। दूसरा, हमने ये फैक्ट है कि यौगिक हमेशा समांगी प्रवृत्ति का होगा, उसके घटक आपस में समांगी मिश्रण बनाएंगे, लेकिन जो मिश्रण की समांगी विलयन बनाएंगे, लेकिन जो मिश्रण है वो जरूरी नहीं है, वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तीसरा है कि यौगिक के गुण इसके घटक गुणों से भिन्न होते हैं। घटक गुणों से मतलब जिनसे ये बनता है उन घटक गुणों से भिन्न होता है। घटक गुणों से भिन्न, जगह समझो कैसी बात, कैसे हम कह रहे हैं कि भिन्न होता है, समझ लो अभी कैसे भिन्न होता है। यहां पर हम बात करेंगे घटक गुणों से भिन्न होता है। माना मैं बात कर रहा हूं यहीं पर H2O की, पानी की बात कर रहा हूं मैं। ये पानी का एक अणु है और ये जो पानी का एक अणु है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलकर बना हुआ है ना। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु भी है और ऑक्सीजन का परमाणु भी है। ठीक, लेकिन कैसे मिश्रण बना रखा है? समांगी मिश्रण बना रखा है इन्होंने। ये समांगी मिश्रण बना हुआ है और H2O एक यौगिक बना हुआ है। ये कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि घटक गुणों से भिन्न होता है। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण होंगे, जरूरी नहीं है कि जो H2O का पानी का एक अणु बनाया वो सारे इन गुणों का पालन करे। ठीक है ना। तो जो H2O होगा उसका अपना एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक होगा, अपने अपने अलग से लक्षण होंगे उसके। और जहां घटक गुणों की बात है, H2 और O2 के जो लक्षण है जरूरी नहीं है कि H2O में भी वो सारे लक्षण हों। और यहां पर जब मिश्रण की बात करते हैं हम, तो मिश्रण हमेशा क्या होता है? मिश्रण का जो है घटक अणु के गुणों से समान होता है। घटक अणु से क्या होते हैं? गुणों की समानता होती है। क्या होती है? गुणों की समानता होती है। तीसरा कैरेक्टर हो गया। अच्छा देखो, यौगिक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, समांगी प्रवृत्ति के होते हैं, घटक गुणों से भिन्न होते, घटक अणु के गुणों से। यहां पर देखो यह है घटक अणु के गुणों से भिन्न होते हैं। अब यहां पर हमने कहा ना यहां पर अलग है, लेकिन जहां पर मैं यहां बात कर रहा हूं घटक अणु से समानता, अगर हम चीनी अगर ठीक है। और अंतिम कैरेक्टरिस्टिक है बेटा इसका कि जो यौगिक हैं और मिश्रण, यौगिक को हम किसी भी यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। देखो हम यौगिक में जो ये घटक हैं, माना H2O की बात कर रहा हूं मैं, तो H2 और O2 को हम अलग नहीं कर सकते हैं घटक कणों किसी भी विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा। सिर्फ भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा ही रासायनिक विधि के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों के द्वारा या यांत्रिक विधियों के द्वारा यौगिक के घटकों में कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है। और मिश्रण को सामान्य यांत्रिक विधियों के द्वारा घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से देखो बच्चों, आज क्लियर हो गया हमारे पास। हम लोग परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये इतनी चीजें हम लोग क्लियर हो गए हैं। और इसके बाद मैं आपको आगे अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे परमाणु की संरचना। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके सारे कंप्लीट इनको करेंगे, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। थैंक यू।